जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। कोरोना की सिचुएशन मुल्क में ख़तरनाक हो रही है और उसको कंट्रोल करने का इस वक्त वाहिद हल आपकी और मेरी और हम सब की ज़िम्मेदारी है, और वो ये है कि हम SOPs को फॉलो करें, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान की इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस मुल्क को मुकम्मल लॉकडाउन या पार्शल लॉकडाउन कर दिया जाए। तो उस लॉकडाउन से बचने के लिए, माशी हालात को संभालने के लिए ज़रूरी ये है कि मामूलात ज़िंदगी चलते रहें। तो कोरोना के साथ साथ मामूलात ज़िंदगी भी चलें और कोरोना भी कंट्रोल रहे। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आप और मैं, हम सब मिलकर SOPs को फॉलो करेंगे। मास्क का इस्तेमाल कीजिए जितना मुमकिन हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और हैंड सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कीजिए। एक ख़तरनाक नंबर है 17 दिसंबर 2020 यानी कल का, गुज़श्ता 24 घंटों का, उसके दौरान जो नंबर्स हैं 83 अमवात मुझे बताई गई हैं, आपने भी सुन ली होंगी, जो कि एक बड़ा ख़तरनाक नंबर है। तो अपनी केयर कीजिए, SOPs का ख्याल रखिए। ये तो कोरोना के हवाले से एक आगाही मैसेज था आप सबके लिए। अहम खबर यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालात जब से दहशतगर्द नरेंद्र मोदी बरसर इक़्तिदार आया है कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की गई कि हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, उन्होंने भी अपने तौर पर कोशिश की, नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं आए थे, वो तब बात किया करते थे कि नरेंद्र मोदी के साथ और हिंदुस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात अपनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमेशा सख्त मौक़िफ़ रखा गया, यहाँ तक कि 2 मरतबा गुज़श्ता 4 सालों के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई। पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया गया, जिसका भरपूर जवाब पाक फ़ौज ने दिया भी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो UAE पे ऑफिशियल विजिट पे थे, वहाँ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक ठोस शवाहिद मौजूद है पाकिस्तान के पास, हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। फॉरेन ऑफिस ने भी यही कहा, मोहित यूसुफ साहब भी यही फरमा रहे हैं, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी यही कह रही हैं। दूसरी जानिब अफसोसनाक बात यह है कि UN के मुबस्सरीन लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर थे, जहां पर हिंदुस्तान की फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की गई चिरी कोट सेक्टर के ऊपर, और गाड़ी पर वो फायर लगे जिस गाड़ी में UN के मुबस्सरीन सवार थे। गाड़ी को नुकसान पहुंचा, मुबस्सरीन महफूज रहे, जो कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर DGISPR ने ट्वीट करके ऑफिशियली दुनिया भर को इन्फॉर्म भी कर दिया। गो हम PDM पे जाएंगे। अपोजिशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात पर जो नई इस्लाहात हैं गवर्नमेंट की, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम जो सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है हिंदुस्तान, उस पर अपने मेहमानों से बात करें। मुझे इस पर गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं चाहूँगा जनरल साहब आपसे शुरू करूँ। ये क्या बहुत एमरजेंसी की सूरत हाल थी कि वज़ीर ख़ारजा को बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? क्या हिंदुस्तान अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत रखता है, जो उसके साथ फरवरी 2019 में हुआ, सितंबर 2016 में हुआ, उसके बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वक्त की ज़रूरत है जिसके तहत ये प्लान किया जा रहा है, और वक्त की ज़रूरत इस लिहाज से है कि आज भारत के जो मुश्किलात हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा हैं, और मोदी का मसला यही रहा है कि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे पोज करता रहा है, पेश करता रहा है, और वो उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान को दबाना और LOC को जिस तरह उसने लगातार इसको एक्टिवेट किए रखा है, ये उसकी स्ट्रेटजी रही है कि अपने लोगों को, अपने वोटर को ये मैसेज दे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी टफ हैंडलिंग करता हूं। लेकिन अब मसला उसके साथ ये हुआ पड़ा है कि एक तरफ चाहे उसको दबा के रखा हुआ है और उधर उसको कोई कामयाबी नहीं हो रही। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 उसने एब्रोगेट किया, उसके बाद के जो हालात हैं वो बेकाबू हुए पड़े हैं। किसानों की आ गई, आप देख लीजिए कि वो किसानों का एहतजाज कितना शदीद है। उससे पहले जो शरीयत का कानून बदला, उसका भी आप देख लीजिए कि मुसलमानों का इतना खून खराबा हुआ, वो आज भी मुसलमान उनसे बदजन है। तो इन हालात में मोदी चूंकि कोई कदम भी वापस नहीं ले रहा, ना उसने आर्टिकल 370 को वापस किया, ना शरीयत के कानून को, और ना ही अब वो किसानों वाले मसले को कर रहा है। हालांकि ये आसान था कि अगर आपके लोगों को ये कानून कबूल नहीं तो आप इसको खत्म कर दें, लेकिन फिर उसका स्ट्रॉन्ग मैन इमेज खत्म हो जाता है। अब ये सारा वो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज भी अपना मेंटेन करे, जी,
तो दूसरी तरफ ये जो उसको पसपाई के लिए आवाजें आ रही हैं और जो मसला बना हुआ है वो कैसे फिर कवर करे, तो वो एक और स्ट्रॉन्गमैन इमेज के लिए बिल्ड करने के लिए एक और स्टेप कर सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। जनरल साहब, यदि मैंने इस मर्तबा जो स्ट्राइक होगा, क्योंकि जो उन्होंने सितंबर 2016 में किया था वो डिफरेंट स्ट्राइक था, उसको तो फिल्माया गया, ड्रामाटाइज किया गया, लेकिन फरवरी 2019 वाला स्ट्राइक बहुत ही डिफरेंट था और वो प्रैक्टिकली उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, गो सक्सेसफुल नहीं रहे। अब का स्ट्राइक किस तरह का मुमकिन हो सकता है, हिंदुस्तान कर सकता है सर? अच्छा, पहले बात मैं जो कर रहा था वो मुकम्मल हो जाए। मैं ये कह रहा था कि ये मोदी चूंकि चालाक आदमी है, वो समझता है अपने लोगों की नफ्सियात, खास तौर पे हिंदू वोटर की, और वो यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई देख लें कि या सुन लें कि ये कार्रवाई की गई है जी, तो वो बाकी अपने सारे दुख भूल जाते हैं, लिहाजा ये उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अब बात आ गई कि वो अब कर क्या सकता है। देखिए, एक चीज जो शाह महमूद कुरैशी ने भी वहां जिक्र किया वो ये था कि वो गालिबन मशावरत कर रहे हैं या किसी तरह से वो अपने पार्टनर्स या जो भी उसके इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड रखना चाहता है, और उसमें एक चीज ऐसी है जहां अमेरिका भी का भी मुफाद है और वो उसको ऑन बोर्ड करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, और वो है आपका सीपैक। तो सीपैक में खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वो आपका वल्नरेबल है, और फिर अगर वो ना हो तो फिर आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जगह हैं जहां के ऊपर वो कुछ न कुछ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर सीपैक की तरफ करता है तो अमेरिका की हमायत उसको होगी और उसको आसानी रहेगी, और इंटरनेशनली फिर जब अमेरिका हमायत करता है तो आपको मगरबी दुनिया के बहुत सारे मुल्क बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। इफ्तिखार अहमद साहब, एक कमेंट इस पे कर दें कि हिंदुस्तान अब की बार अगर स्ट्राइक करेगा तो अपने हामियों को एतमाद में लेके करेगा। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? शाह महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बतौर वजीर खारजा बर वक्त थी, अच्छा किया, बता दिया, आपका कमेंट क्या है सर इस पे? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी चाहिए और डट के करनी चाहिए। बस यही कमेंट सर, नो अदर कमेंट सर। और मैं क्या कह सकता हूँ, 370 आ गया तो हमने क्या कर लिया, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया, हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी, हमने उन पे कौन सा कुछ दबाव बढ़ा दिया। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं घंटे का, वो भी हमने बंद कर दिया। तो हम जो काम कर रहे हैं हम यही करते रहेंगे सर। हमने कम से कम पायलट तो पकड़ लिया ना सर, इफ्तिखार भाई, एटलीस्ट उस पे। मेरी बात सुने, देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसपे कल ये इल्जाम लगे कि हम लोग मुल्क दुश्मन हैं। पायलट पकड़ना था, पायलट पकड़ने के लिए फौज रखी गई है, पायलट पकड़ने के लिए एयरफोर्स रखी जाती है। तो ऐसी बात ना कीजिए। बात अगर सब कुछ सब अच्छा है तो दुबई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है? अगर कोई खतरा नहीं है तो शोर किस चीज का मचाया जा रहा है, ववेला क्यों किया जा रहा है? मैं बतौर पाकिस्तानी डिमांड करता हूं कि मेरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पे तमाम वो एक्शन लिए जाएं जिससे मुझे यकीन हो कि हाँ फौज मूव कर रही है। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक कमेंट शाह महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और हिंदुस्तान के मुमकिना स्ट्राइक पे सर। भी तैयार है और पाकिस्तानी अफवाज भी तैयार हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान का जो एग्रेशन है ये दुनिया को बताना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान जो जारियत का सोच रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी उन्होंने कहा अबू धाबी में कर दी, इससे पहले 370 के बाद क्या किया आपने? आपके वज़ीर ख़ारजा कितने ममालिक में गए? आपने अपना केस कितने लोगों तक पहुँचाया? डोजियर आपने भेज दिया दुनिया को कायल करने के लिए, आपने कितने अपने वफूद भेजे? आप खुद सोचिए कि जिसने हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया वो उसने कितने डेलीगेशन अपने भेजे और कितने उसके वज़ीर ख़ारजा ने विजिट्स किए आपके सामने अपनी कारकर्दगी। तो इन हालात में जब आप दुनिया को ये बावर ही नहीं करा सकेंगे कि ज़्यादती हिंदुस्तान की तरफ से है, जारियत हिंदुस्तान की तरफ से है और इन्वायरमेंट हिंदुस्तान की तरफ से है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? यानी दुनिया तो अब जंगें अब सिर्फ महाज पे नहीं लड़ी जाती, जंगें अब दुनिया में सफारती तल्लुकात से लड़ी जाती हैं। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके मुखालिफ है, इसका आइडिया आपको खुद हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ सर, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ आपके जवाब से कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेकर नाकाम चली आ रही है। नसरुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में आपकी खारजा पॉलिसी को जितना एक्टिव होना चाहिए था आपके, वो इतनी एक्टिव नहीं है। ख़ास तौर पे 370 के बाद जनरल साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरीके से हमें खारजा मुहाज पर
और सफारती तौर पे जिस तरीके से हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। उसमें अब भी वक्त है, शायद हमें एहसास हो जाए कि हिंदुस्तान के जो जरहाना स्टाइल है इस खत्ते के अंदर, उसको हम एक्सपोज करें दुनिया के सामने। जनरल साहब, सिर्फ एक डोजियर कमेंट भेजने से हम नसरुल्लाह पूरा मलिक साहब कम से कम के अपना व्यूज पे और इफ्तिखार अहमद साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को देखिए, कन्वे मेरी नहीं कर बात पा रहे सुनिए। सर। जो नसरुल्लाह साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जितनी कैंपेन, जितनी मुहिम की जरूरत थी हमें सफारतकारी की, वो हमने नहीं की। हमें देखना चाहिए कि भारत भी अपनी सफारतकारी कर रहा है, और जब तक हम उससे कहीं ज्यादा नहीं सफारतकारी करेंगे तो हम उसके नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकेंगे, ये बात है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस वहां पे की है, मैं समझता हूं ये एक अकलमंदाना कदम था, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कवरेज ज्यादा मिला है, और वहां पे खास तौर पे अबू धाबी की ये सरजमीन पे बैठ के, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात काफी बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ, और वहां उनके घर में बैठ के ये बात करनी चाहिए। फिर उसके साथ ही आप देखिए कि चंद दिन पहले ही, ये चूंकि खबर कोई आज की नहीं है, ये हमें कुछ दिन पहले से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने अफवाज को हाई अलर्ट पे किया और जो जरूरी मूवमेंट वगैरह वो पूरी कर दी। तो उस लिहाज से जहां तक तैयारी का ताल्लुक है, वो तो तैयार है। आपने सबने ये खबरें भी सुनी, ये हाई अलर्ट वाली, तो वो तो ठीक है कि जमीनी है, लेकिन इसमें सफारतकारी की बहुत जरूरत है, ताकि भारत के अज़ाइम पहले से पता हो। कल अगर हम उसका जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और जंग बढ़ती है, तो दुनिया को पता होना कि ये शाखसाना भारत की तरफ से शुरू हुआ था, हमने नहीं किया। हमें उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए कि जब जंग मुसल्लत की गई फिर तो हमने जवाब दिया बड़ा जोरदार, लेकिन उससे पहले कसूर तो भारत का, जिसने जंग मुसल्लत की। तो ये आज वादे कर दिया गया, तो उस लिहाज से ठीक है, ये बात बिल्कुल करनी चाहिए थी। बिल्कुल सर। इफ्तिखार अहमद साहब, सर आगे बढ़ रहा हूँ, सेनेट इलेक्शन को लेके काफी इख्तलाफात अपोजिशन और गवर्नमेंट की जानिब से खड़े हो रहे हैं सर, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। इलेक्शन कबल वक्त, शो ऑफ हैंड्स और उन सब पे डिबेट हम करते हैं। इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन पे इतनी गर्मा गर्मी क्यों खड़ी हो गई सर दिसंबर में? ऑप्शन है बिला वजह वक्त ज़ाया करना और टाइम देना टीवी चैनल्स का, अखबारात की शायद सुर्खियां बनाना, और तो कुछ भी नहीं है। क्या है, इलेक्शन तो होते हैं और सबको पता है कि अगर 11 मार्च डेट है तो लिखा यह हुआ है कि जो आखिरी तारीख होगी उससे के उसके 30 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जा सकते हैं, लिखा हुआ है। कोई नई बात तो नहीं हो रही। जहाँ तक शो ऑफ हैंड रही, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, मासवाए कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के जहाँ पे हाउस डिवाइड होता है। तो नई बात नहीं, ये तो बिला वजह ऐसी चीजें हैं जिन पे असर इशूज की तरफ से, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो तेल का बहरान है, जो गैस का बहरान है, जो गवर्नेंस का बहरान है, जो डिलीवरी का बहरान है, उस सारे बहरानों पे से काबू पाने के लिए इन्होंने ये बैच छेड़ दी है। और क्या खूबसूरत तरीके से अपोजिशन भी ट्रैप हो गई है। भाई ये क्या मसला है? नहीं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ट्रैप कर लिया अपोजिशन को, गवर्नमेंट ने एक यस, नहीं अवाम, मैं सिर्फ अपोजिशन को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपको भी, मुझे भी, मीडिया को भी। और देखिए मेरी बात सुने, वो क्यों ऐसा कहते हैं शो ऑफ हैंड? उन्होंने अपने उन दोस्तों से वादा किया हुआ है जिनको बाहर से बुला के यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट बनाया हुआ है टू द प्राइम मिनिस्टर। उनसे ये वादा था कि उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रुकनीत दिलवाई जाएगी। अब उनकी पार्टी के अंदर शदीद तरीन इख्तिलाफात हैं इस पॉइंट पे कि जनाब जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए इतनी जिदोजहद की है, ये क्या बात हुई कि 2 साल पहले बाहर से आने वाले अपने ब्रीफ केस लेके जो आए हैं और वो जो एंजॉय भी कर रहे हैं, मोर पावर देन ए मिनिस्टर, मोर पावर देन एनीथिंग एल्स, उनको आप सेनेट का रुकन भी बनाना चाह रहे हैं। तो ये खदशा है पीटीआई की सफों में कि ऐसा ना हो कि लोग अपनी मर्जी का इजहार कर दें और जो नॉमिनेशन करना चाहते हैं इमरान साहब, गैर मुल्क की जो लोग आए हुए पाकिस्तान में, जो दोहरी शहरियत के मालिक हैं, वो सेनेटर ना बन जाए, बिल्कुल बुनियादी हो जाए। लेकिन शाबाश है इमरान खान पे और इमरान खान की टीम पर कि उसने बहुत अच्छा ट्रैप कर लिया हम सारों को। महंगाई हमें नजर नहीं आ रही, गुर्बत हमें बिल्कुल नजर ठीक नहीं आ है। रही। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं अपना सवाल विथड्रॉ करके इफ्तिखार अहमद साहब के पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। इफ्तिखार साहब के बकौल हम मीडिया ट्रैप हो गए हैं, गवर्नमेंट ने हमें ट्रैप कर लिया, गवर्नमेंट ने अपोजिशन को ट्रैप कर लिया।
एक पॉइंट इस पे कमेंट कर दीजिए। दूसरा, इफ्तिखार साहब के बकौल इमरान खान साहब पीटीआई शो ऑफ हैंड इसलिए चाहते हैं कि अपने मकासद हासिल कर लें, हॉर्स ट्रेडिंग रोकना मकसद नहीं है, मतलब एक एक्ट इसलिए किया जा रहा है कि नए तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग को मुतारिफ कराया जा सके। नसरुल्लाह साहब, देखिए, पहली बात तो ये इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, यानी मीडिया के पास वही चीज़ ज़ेर बहस होगी जो आज का पॉलिटिकल एजेंडा होगा। आज अगर रैली होगी तो उसमें मीडिया पे ज़ेर बहस आएगी, जलसा होगा ज़ेर बहस आएगा, और फिर आपकी हुकूमत और अपोजिशन, आप खास तौर पे इस हुकूमत के दौरान आपने देखा होगा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके जवाब में 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। जब ये हर वक्त यही होगा तो फिर मीडिया पर यही डिस्कस होगा, मीडिया उसको इग्नोर तो नहीं कर सकता। दूसरी बात जो इफ्तिखार साहब बात करें, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो दोस्त उनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और बहुत से जो ऐसे तर्जमान हैं जो मेरे ख्याल में तमाम हदें पार करके तर्जमानी करते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि सेनेट में चले जाएं। अब सेनेट में पार्टी के बाकी लोग, यकीनी बात आपको पता, पाकिस्तान की सियासत में कुछ चीज़ें बड़ी कम्प्लेक्स हैं। इफ्तिखार साहब मुल्क की सियासत में बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। आप मुझे बताइए कि धड़े बंदी होती हैं। परवेज़ खटक साहब की ख्वाहिश होगी ना कि वहाँ से उनके सेनेटर आ जाएं। इसी तरीके से महमूद खान साहब के ग्रुप जिनको वो लेके हुकूमत में बनाई जब उन्होंने, उनकी ख्वाहिश होगी कि उनके अपने ग्रुप के लोग भी आएँ। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग इस वक्त इमरान खान साहब के अंदर बैठे हुए हैं, जो ये उम्मीदें लगा के बैठे कि सेनेटर तो उन्होंने बनना है। सर, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आपके ख्याल में शो ऑफ हैंड का कानून कबल वक्त इलेक्शन ये किन लोगों को मैनेज करने के लिए, मतलब एक दो नाम अगर आप बताना चाहें जो जिनको सेनेटर बनाने की ख्वाहिश या मजबूरी हो सकती है इमरान खान साहब की या पीटीआई की? सर, बड़े जल्दी आपको नजर आ जाएंगे, कुछ तर्जमान नजर आ जाएंगे वफाक में, और कुछ आपको जो है वो मुआने खुशी बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बता दिया इफ्तिखार साहब ने कि अब उनके नाम को और मशहूरी करने से फायदा ये है कि हम नाम पूछ रहा हूं सर, आप दोनों सहाफ़ी हैं, नाम में अगर उनकी मशहूरी ना ही करें तो बेहतर है ताकि उनको और प्रमोशन मिल जाएगी। जी जी, इफ्तिखार साहब बता दें, इफ्तिखार साहब बता रहे हैं जी, इफ्तिखार साहब। पहली बात है मेरे दोस्त, जो इलेक्शन है ना सेनेट का, ये इसमें पहली प्रेफरेंस होती है, सेकंड प्रेफरेंस होती है और थर्ड प्रेफरेंस होती है। ये एक बहुत टेक्निकल किस्म का इलेक्शन होता है, ये ऐसे नहीं शो ऑफ हैंड से हो सकता, और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। एक बात, वक्त के बारे में मैंने कह दिया, मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद मुझे आप अपना टेलीफोन नंबर भिजवा दीजिएगा, मैं आपको कल का कानून की जो लॉ है वो भिजवा दूंगा, पर क्लियर। नहीं सर, ये तो टेक्निकल बात होगी ना, मतलब मेरे साथ पाकिस्तान के दो मंजे हुए साफी बैठे हैं, मैं ये तो कह नहीं रहा कि आप कंफर्मेशन दें ना, आप जराए से बता दें कि इन लोगों को सेनेटर बनाना चाहते हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, एक साफी बता सकता है नाम? शहजाद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब, जुल्फी बुखारी साहब, शहबाज गिल साहब, और कितने नाम पूरे कर दिए आपने? नहीं, नसरुल्लाह साहब एक ना तुसी भी पालो सर, नसरुल्लाह साहब एक ना तुसी भी पालो सर। मेरे दोस्त नहीं, काफी नाम उन्होंने, नहीं मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं। देखें, मुझे एक बात बताएं कि ये कोई इशू है वैसे भाई? इशू मेरा जो है, जिसको नसरुल्लाह भी नहीं मानता, नसरुल्लाह भी मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, बिकॉज ये बहुत मेरे से सीनियर है उम्र में, कि देखें नहीं सर, आप बड़े सीनियर हैं हमारा, हम आपके शागिर्द हैं। कुछ और है, मेरा इशू है जिससे अभी मेरी दाढ़ी और बाल सफेद है सर। आप, ये सीरियस मामला है, दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक संजीदा मामला है। पहले भी हुकूमत के तर्जमानों ने ये इशारा दिया था, गालिबन 15-16 दिसंबर को किसी मुतवक्का सर्जिकल स्ट्राइक का, जिसका तस्करा जनरल साहब कर रहे थे, कि रेड अलर्ट के ऊपर जो हमने अपनी फौज को किया। ठीक है, अब सवाल है, संजीदा मामला तो ये है, अब क्या होगा? हम अगले इलेक्शन होगा, अगर फरवरी में होता है तो जनवरी का पूरा महीना ये बैच चलती रहेगी, फिर ये कोई अदालत में जाएगा, फिर अदालत से वापस आएगी, फिर अदालत की प्रोसीडिंग होगी। वो क्या यार, मुझे ये बताओ, मुझे गैस क्यों नहीं मिल रही मेरे घर में? मैं जनरल साहब से कमेंट ले लेता हूं सर इस पर। जनरल साहब, इफ्तिखार साहब की बड़ी ख्वाहिश है, रिपोर्ट इस बात को तो मैं भी इंडोर्स करता हूं सर, गरीब गुर्बत से मर गया, मतलब महंगाई ने कमर तोड़ दी, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं सर। और दूसरा, उनको बार बार एतराज है कि दुबई बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की सर, अबू धाबी बैठ के। सर जनरल साहब, ये बात मैं लेके आ रहा हूं सर, इफ्तिखार साहब मैं लेके आ रहा हूं सर। हमें भी तो अपनी माल बेचने दो ना यार, सिर्फ हुकूमत का ही माल ना बिके, हमारा भी माल बिकना चाहिए। मेरा माल ये है कि मैं गंदम काश्त कर रहा हूं और मुझे खाद चाहिए वक्त पे, खाद 2 नंबर मिल रही है।
हुकूमत के वो महकमे जो 2 नंबर खाद को रोकने के लिए हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरा ये मसला है। बिल्कुल सही इफ्तिखार साहब। जनरल साहब, तवज्जो हटाने के लिए नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर पेश किया जा रहा है और अपने लोगों को सेनेटर बनाने के लिए सेनेट इलेक्शन की बहस और नए तरीकाकार को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। सर देखिए, जहां तक महंगाई का ताल्लुक है या ये कि गैस नहीं मिल रही या दूसरी चीज, ये तो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं और इनका सबसे पहले तदारक होना चाहिए और इनका हर कोई भी हुकूमत हो उसका फोकस ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक आवाम को आप अपनी रोजगार जो रोजमर्रा की उनकी जरूरियात हैं वो पूरे करने के अहल नहीं छोड़ते या उनकी वो जरूरियात पूरी नहीं करते, तो मेरा ख्याल है वो तो मुकम्मल तौर पे नाकामी सबसे पहली वो चीज है। लेकिन वो बिल्कुल उस पर फोकस उतना नहीं, और मैं समझता हूँ कि किसी का भी नहीं, ऑपोजिशन का भी वो फोकस नहीं है, वो भी किसी और खेल तमाशे में लगे हुए। तो ये एक अलमिया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बुनियादी जरूरत है, सबसे पहले वो हल होना चाहिए। लेकिन ये है कि जब ये आप बुनियादी चीजों को हल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें और भी साथ हो रही हैं, उनको आप तर्क नहीं कर सकते। आप सेनेट का इलेक्शन आना है, आप अगर फरवरी में नहीं कराते, मार्च के किसी दिन करा लेते हैं, तब भी आना है। 30 दिन पहले आपने करना है वो इलेक्शन, या 30 दिन बाद में करना है आपने। तो ये तो आपकी कानूनी जनरल साहब इफ्तिखार साहब की इस बात पे तो जनरल साहब इफ्तिखार साहब की इस बात को तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी प्रूव करते हैं कि भाई एक इलेक्शन अगर 20 दिन बाद हो रहे हैं तो होने दो, 20 दिन पहले करके उसको डिबेट बनाने की वजह समझ से बालातर है। ये तो गवर्नमेंट की नाअहली है ना सर, कम अज कम। नहीं, नाअहली नहीं है, ये उनकी एक सियासी चाल है। देखें, ये कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले कि हम इस्तीफे देंगे और 31 तारीख को इस्तीफे जमा हो जाएंगे, जनवरी में किसी वक्त दे देते हैं। पहली बात तो ये कि मेरी जहां तक असेसमेंट है ये इस्तीफे होंगे नहीं, देंगे नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आज भी उन्होंने जाके वो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग वगैरह अटेंड की है, जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें अगर इस्तीफे देने तो इसमें जाने की क्या जरूरत है, लेकिन वो गए हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें इत्तेफाक राय नहीं होगा, लेकिन अगर वो इस्तीफे दे दें। एक तो ब्रेक पे जा रहा हूं और ब्रेक के बाद अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इस्तीफों से बड़ा बोल्ड स्टेप नहीं हो सकता जो कि वो अनाउंस कर चुके हैं। और दूसरा, सेनेट इलेक्शन कबल वक्त हुए या वक्त पर हुए, कामयाबी किसकी होगी? पीडीएम अगर मिलकर इलेक्शन लड़ेगी तो क्या नताइज में कुछ असर डाल पाएगी? ब्रेक के बाद नसरुल्लाह मलिक साहब, वेलकम बैक। क्योंकि अब इफ्तिखार साहब ने ये बात अनाउंस कर दी कि इस वक्त पैनल में सबसे सीनियर आप हैं, तो फिर आप ही से शुरू कर रहा हूं ब्रेक के बाद। सर ये बता दीजिए, अपोजिशन के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? बड़ा सख्त स्टैंड अपोजिशन ने ले लिया है, क्या इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी? अगर ना दिए इस्तीफे, ना इसको इंप्लीमेंट किया तो अपोजिशन का मुस्तकबिल क्या होगा? एक तो ये बता दीजिए। और दूसरा, सेनेट इंतखाबात कितने अहम हो सकते हैं अपोजिशन और मुल्क की जो हुक्मरान जमात है पीटीआई की सियासत में? सर देखिए, पहली बात तो ये कि इफ्तिखार साहब मेरे उस्ताद हैं, सीनियर जूनियर का तो सवाल बाद में पैदा होता है ना। बेशक मुझे वो बड़ा मानने उनकी आला ज़रफ़ी है, सच्ची बात है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मीडिया इंडस्ट्री में इफ्तिखार साहब का माशाल्लाह एक अपना एक मकाम है और बड़ा उन्होंने जुर्रत के साथ इस मुल्क में साफ़त की है। दूसरी बात, जो बात आप कर रहे हैं अपोजिशन की, अपोजिशन जब हम ये समझते हैं कि अपोजिशन ने ये गलत फैसला कर लिया तो शायद अपोजिशन ख़त्म हो जाएगी, मेरे ख्याल में 2-2-4 वाली सियासत होती नहीं है। ये 2-2-5 भी होता है, 2-2-3 भी होता है, 2-2-8 भी हो जाता है। मसला ये है कि अपोजिशन इस वक्त हुकूमत पे दबाव बढ़ाना चाहती है, अपोजिशन इस्तीफ़ों की धमकी दे रही है। अब साथ साथ ये बातचीत भी जारी है पीपल्स पार्टी के अंदर, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ये समझती है सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद किसी ऐसी ऑप्शन पे जाना चाहिए जो एक समझिए कि आप एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। लेकिन ये कह देना कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े ना दिए तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी या हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, मेरे ख्याल में 2 बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए ये सियासी दाव पेच होते रहेंगे, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने की अपोजिशन कोशिश करती रहेगी, हुकूमत का काम होता है इस। जी जी, आपने कहा कि अपोजिशन बढ़ाना चाहती है, अपोजिशन ने अपना प्लान का पार्ट ए परफॉर्म कर दिया, 6 बड़े जलसे कर दिए, अब तो वो सेकंड फेज में चली गई सर। तो फेज 1 मुकम्मल होने के बाद भी अपोजिशन चाह रही है, मतलब वो प्रेशर बिल्ट नहीं कर पाई गवर्नमेंट पे। आप ये चले मैं आपको जरा माजी में ले जाता हूँ। इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, क्या इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो गई थी? धरना से उठ के चले गए थे। एपीएस के बाद धरना खत्म कर दिया गया ना, तो उनकी सियासत तो खत्म नहीं हुई। उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे, क्या उनकी सियासत खत्म हो गई थी? लोगों ने कहा ये तो इस्तीफे दे के वापस लौटे बन के वापस आ गए हैं, सारी मराद भी वापस ले ली हैं, क्या लोगों ने उनके साथ पार्टी को छोड़ दिया?
ये सियासत के सारे तरीकाकार होते हैं और ये चलते रहते हैं। इस पे आप एक फैसला कर देना, एक पूरी जजमेंट दे देना कि अगर ये ना हुआ तो सियासत खत्म हो जाएगी, मेरे ख्याल में ऐसा कभी हुआ नहीं। लोग भुट्टो की सियासत पिछले 30 साल से ख़त्म करके बैठे हुए हैं। जरदारी की सियासत लोगों ने ख़त्म कर दी थी कि जरदारी साहब जब सदर बन गए इतनी कारकर्दगी बुरी, अब उनकी सियासत नहीं हो सकेगी। लोग मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत 99 में ख़त्म कर चुके थे जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पूरा ख़ानदान मुल्क से बाहर चला गया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल फैसले हाँ असरात जरूर रखते हैं, मुश्किलात जरूर पैदा होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कोई एक वाकया भी हालात बदल देता है। नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि सियासत में बंद गली नहीं होती, और मैं मजबूर हो गया उनके हवाले देने के बाद कि वो ठीक कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जो हवाले दिए वो तारीख का हिस्सा है, आप उसको कैसे जुड़ला सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि अब ये देखिए कि हुकूमत गिराने की बात होती है और ये ऑपोजिशन की सारी कोशिश, सारा एम्फेसिस, उनकी प्लानिंग वो बज़ाहिर यही है कि जी हुकूमत ये खत्म करनी है। अब ये कि वो भी एक हकीकत है, जैसे अभी नुसरत साहब ने भी कहा कि मुजाहिरों से, इन कामों से तो हुकूमत जाती कोई नहीं, ये बैठे हैं वो भी करते रहे नारेबाजी। लेकिन एक चीज लाजमन थी कि अगर ये इस्तीफे दे देते तो हुकूमत में बहुत बड़ा प्रेशर आना था। कानूनन वो कह सकते हैं कि हम ज़मीनी इलेक्शन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जिस इलेक्शन में ऑपोजिशन बाइकआउट करेगी, शामिल नहीं होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। आज आप इलेक्शन नहीं मान रहे इसलिए कि उसमें आप कहते हैं जी रिगिंग हुई, तो जिस इलेक्शन को यकतरफा ही कराया गया हो उसकी क्रेडिबिलिटी को मानेगा। नतीजा ये कि हुकूमत को फिर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा उनके साथ। अपोजिशन इस्तीफे तो दे रही है ना सर, उन्होंने कौन सा इनकार किया देने से, या कहा कि प्लान हमारा कैंसिल हो गया? नहीं, इनकार वो नहीं दे रहे। देखो यही तो बात है जो अभी नुसरत साहब भी बात कर रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन लड़के फिर वो शायद अपने लिए कोई रास्ता सोचे, और सेनेट का इलेक्शन लड़ लें, सेनेट में फिर मिसाल के तौर पे ऑपोजिशन को मेजॉरिटी वो रिटेन कर लेते हैं, तो फिर इलेक्शन फिर वो कैसे इस्तीफे देंगे? फिर तो उनको मेजॉरिटी वहां भी मौजूद है, और वैसे भी पीपल्स पार्टी को जो तेवर नजर आ रहे हैं उससे लगता है कि वो इस्तीफे नहीं देने लगे। वो आज मैं जिन ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ वो सूबाई और नेशनल असेंबली की 2 सीटें और 6 सीटें सूबाई असेंबली की, जिसमें 3 सिंध की हैं, वो उसकी मीटिंग आज हुई है, वो उन्होंने अटेंड की है, और उधर फैसला हुआ कि जी वो इलेक्शन जनवरी में करा दिए जाएंगे। अब ये अगर ये पीपल्स पार्टी के अलावा और किसी सूबे के लोग नहीं जाके किसी ने भी अटेंड की वहां मीटिंग, वो अटेंड की, और ये हुई मीटिंग इसी वजह से है कि ताज हैदर साहब ने खत लिखा हुआ था इनको, और वो परसू कर रहे थे कि जनाब ये इलेक्शन कराएं, ज़िमनी इलेक्शन आपने क्यों रोक के रखे हुए हैं, ये आपने 64 दिन के अंदर अंदर कराने से आपकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां लिख रहे थे। तो एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी इस्तीफे देने हैं, और तीनों सूबे वो जा नहीं रहे, पीपल्स पार्टी पहुंची हुई है वहां पे। तो मेरा अंदाजा यही है। जनरल साहब एक चीज क्लियर करने सर, मुझसे अगला सवाल फ्रेम नहीं हो पा रहा सर आपके इस सज्जे से। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी संजीदा नहीं है, तो क्या नून लीग संजीदा है इस्तीफे देने को? नून लीग हो सकती है, देखिए नून लीग की स्टेक्स इस वक्त और कोई नहीं है, उनकी तो ठीक है गवर्नमेंट है ना एक सूबे में। इफ्तिखार साहब सर बड़ा जबरदस्त हो गया सर मेरे लिए आपके लिए सवाल बनाना सर। जनरल साहब की राय यह है कि सर, मैं इफ्तिखार साहब की तरफ आ रहा हूं आपकी तरफ, कि नून लीग एक बात और, जी देख सिंध की गवर्नमेंट उनके लिए बहुत अहम है, और वो हमेशा उसको चिपके रहने की कोशिश करेंगे, और वजह उसकी यही है उनके करप्शन के केसेस हो, कोई उनके ऊपर केसेस हो, वो सारा कुछ उसके एविडेंस। गॉट द पॉइंट सर। इफ्तिखार साहब, हम जब तक मरियम नवाज ने कहा इस्तीफे दे दे, हमने हमेशा कहा कि नून लीग इस्तीफे देना चाहती है। फिर पीडीएम की लाहौर में मीटिंग हुई और उसके बाद अनाउंस किया गया कि पीडीएम इस्तीफे देगी। तब बिलावल साहब का कंसेंट आया कि हाँ हम इस्तीफे दे देंगे, लेकिन जनरल साहब कुछ और बता रहे हैं, और उसके लिए जनरल साहब ये भी सबूत दे रहे हैं कि भाई ज़मीनी इंतखाबात करवाने में तो पीपल्स पार्टी पेश है, और पीपल्स पार्टी अपने स्टेक किसी सूरत कुर्बान नहीं करेगी। तो ये तो सर बड़ा डिफरेंट सिनेरियो बता रहे हैं जनरल साहब। अगर ये आ गया तो इसका मतलब है कि पीडीएम आवाम से झूठ बोल रही है या सिर्फ सियासत खेल रही है आवाम से? देखिए, पहली बात तो है कि मैं किसी पार्टी के बारे में या किसी पार्टी गिरोह के बारे में ये नहीं कहूँगा वो झूठ बोल, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले हमारे 2 मुअज़्ज़िज़ीन जो थे इस बात पे रजामंद हैं कि पॉलिटिक्स में 2+2 नहीं होता, it can be 4, it can be 7 sometime, it can be 9 sometime। तो लफ्ज़ झूठ मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपका सवाल ये था कि सेनेट के इलेक्शन में होगा क्या, और सवाल किसी और तरफ से लगे। सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई की मेजॉरिटी बन जाएगी, और उसकी बुनियादी वजह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और वफाक में उनकी नशिस्तों की बिना पर है। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को
और सबसे कम सीटें मिलेंगी पीटीआई को बलूचिस्तान से। मेरा ये तजिया है, आई मे बी रॉन्ग लेटर ऑन। जहाँ तक जनरल साहब का ये कहना है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जनरल साहब बात ये है कि सियासत में बिल्कुल इस किस्म का बाइकाट करना कि हम बैठते नहीं वानों में, जाएंगे नहीं वानों में, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए पीडीएम बड़ा सोच समझ के फैसला करेगी कि उसको कब इस्तीफे देने हैं, क्योंकि इस्तीफे देने के बाद इलेक्शन तो कराए जाएंगे और कराए जा सकते हैं। लेकिन आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि इतने ज्यादा इलेक्शन करवाने के लिए आपको बड़ी अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन होता है तो कम से कम हजारा लोग गली महलों में, देहातों में, कस्बों में नारे मारते, जुलूस करते फिरते हैं। तो जहाँ पे एक जलसे को रोकने के लिए सारी खेल होती है, वहाँ पे तो कम से कम 200 जलसे और जुलूस जो है वो 90 दिन के लिए चलते रहेंगे। और वो 90 दिन के बाद फिर क्या होगा, इट्स वेरी सीरियस मैटर। हमें बड़े तहम्मुल से सोचना चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ कि हुकूमतों को दबाव के तहत नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल उनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। लेकिन हुकूमत से भी तो ये तवक्को की जाती है ना कि वो इस टेन्योर को पूरा करने के लिए अपोजिशन को कुत्ता बिल्ला नहीं कहेगी। अब सारी अपोजिशन को कुत्ता बिल्ला कहना और इन लोगों को कौमी असम्बली के तमाम अरकान, सूबाई असम्बली के तमाम अरकान, उनके सेनेट के तमाम अरकान को कुत्ता बिल्ला कहना, ये मुनासिब रवैया नहीं, ये रवैया खिंचाव की तरफ जा रहा है। लेकिन इफ्तिखार साहब पीडीएम के कंटेनर पे खड़े होकर इदारों पर और गवर्नमेंट पर, इमरान खान साहब पर, वुज़रा पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो तो मैं दोहरा भी नहीं सकता ना सर, तो उनको भी जिम्मेदार कसूरवार ठहराएं। मेरे दोस्त सुनो ना, उसका नतीजा क्या निकला है। हम आगे नहीं जा रहे ना यार, हम आगे नहीं जा रहे। 70 साल से एक बंद गली में फंसे हुए हैं। लेकिन सर आज जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान साहब को या पीटीआई को तो करार नहीं दिया जा सकता ना इफ्तिखार साहब, मेरा मौक़िफ़ ये है सर। मैंने कब पीटीआई को करार दिया? कमाल कर रहे हो, एक बात मैंने कही नहीं, आप मुझे कह रहे हो कि मैंने कही है। मैंने कहा भाई 200-250 हल्कों में जब इलेक्शन कराना पड़ गया तो वो इलेक्शन नहीं रहेगा, वो एक तहरीक बन सकती है। मैं ये कह रहा हूँ, आप पीटीआई का, मैंने पीटीआई के तो खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं की और ना मैं करता हूँ आजकल। तो इतनी गाली देते हैं, इतनी गंदी गालियां देते हैं, इतनी गंदी गालियां देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। सर आपने कुत्ता बिल्ला तो कह ही दिया ना सर, मैंने उसके नहीं वो कहते हैं ना, पीटीआई कहती है। मैंने उसी पे कहा ना सर, अपोजिशन भी उसी तरह का रिस्पांस दे रही है सर। दोस्त देखो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करो। मैंने कहा है कि वो अपोजिशन को कुत्ता बिल्ला कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, और वो कहते हैं, बल्कि वो तो कुछ और कहते हैं। मैंने कुत्ता बिल्ला तो एक अच्छा उर्दू का लफ्ज चुना है। तो इन हालात में आगे बात नहीं जाएगी। और जो साथी हैं, देखें हम सब फंस गए हैं और आप चाहते हैं 2.5 साल ऐसे गुजरे। नसरुल्लाह मलिक साहब, सर नसरुल्लाह मलिक साहब, सर अपोजिशन अगर इस्तीफे दे तो क्या गवर्नमेंट को संभालना आसान होगा सर? आखिरी कमेंट है, कंक्लूड कर दीजिएगा सर इसको। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं इतना आसान नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ सियासी नाबालग जो हुकूमत के साथ बैठे हैं हर वक्त कहते रहते हैं इस्तीफे दे दो, हम इस्तीफे मंजूर कर लेंगे। यानी इफ्तिखार साहब ने बड़ी बुनियादी बात की जो उन्होंने कहा, हुकूमत बचाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत गिराने के लिए लोग निकलते रहते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तीफे आगे थे, क्या उसने इस्तीफे मंजूर करके इनको फारिग कर दिया था? क्यों लेके बैठे रहे इस्तीफे असेंबली के अंदर? कि ताकि पार्लिमानी निज़ाम चलता रहे। या ऐसे नाबालग सियासतदान इनके साथ चिमटे हुए हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, जो रोज़ाना टीवी पे आके कहते हैं इस्तीफे दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। वो भाई ये इतना आसान होता है इलेक्शन करा देना? अगर इतने बड़े तादाद में इस्तीफे आ गए, हुकूमत का काम होता है जो आग है उस पर पानी डालना, उसको ठंडा करना, ताकि मुल्क के सियासी जो निज़ाम है वो चलता रहे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत हो। लेकिन यहाँ लगता है ये सुबह शाम अपनी हुकूमत खुद तोड़ना चाहते हैं। सर एक बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नसरुल्लाह साहब का शुक्रिया, अमजद शुएब साहब थे उनका शुक्रिया, इफ्तिखार अहमद साहब थे उनका भी शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।